मैं राकेश कुमार शर्मा विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों और अभिभावक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्या भारती और विद्या मंदिरों के द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो YouTube पर वीडियो आपको आ रहा है, अभिभावकों से मैं आग्रह करूंगा कि भैया बहन 2-3 महीने से स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहले आप अपने मोबाइल पर जो पढ़ाई का वीडियो है अपने भैया बहनों को दिखाएं, समझाएं और उनका जो मन है इस प्रकार से आप तैयार करें। 2-4 बार ऐसे करेंगे तो उनका मन बनेगा, ऐसा आप सबसे आग्रह है। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे कठिन या सर्वाधिक चुनौती है वह है निर्धनता। निर्धनता को अपने भाषा में या गांव में आसपास अपन देखते हैं कि भाई गरीबी भी कहते हैं, गरीब कहते हैं। अब ये गरीब या गरीबी किन लोगों में रहती है, किसको कहते हैं गरीब, इसकी जानकारी सबसे पहले हमको होनी चाहिए। यानी गरीब कौन है? तो गांव में रहने वाले ऐसे भूमिहीन श्रमिक वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। एक प्रकार तो यह है गरीबी, यानी जिनके पास भूमि नहीं है और वो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, गरीब की श्रेणी में आते हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, घास फूस की बनी रहती है और दैनिक मजदूरी पर या कार्य कोई मिल जाता है तो काम करते हैं, अन्यथा नहीं मिलता है तो अपने आवास पर या अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनकी हालत कैसी रहती है? कभी कभी हम शहरों में जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, तो ऐसे लोगों को देखने का अवसर मिलता है, उनके वस्त्र भी फटे रहते हैं, वो स्नान आदि भी नहीं करते हैं, गंदे रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलने का भी हमारा मन नहीं करता, इसलिए कई बार उनको धुतकारते फटकारते, वो लोग गरीबी की श्रेणी में। अगला प्रकार है जैसे गांवों में या शहरों में कई निर्माण कार्य चलते हैं, जैसे सड़क बनती है, बड़े बड़े भवन बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है। ऐसे स्थलों पर दैनिक वेतन में काम करने वाले श्रमिक ये भी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जब कभी हम भ्रमण पे जाते हैं या शहरों में या बड़े कस्बों में घूमने जाते हैं, तो जब भोजन की आवश्यकता होती है तो किसी होटल या ढाबे पर जाते हैं, तो वहाँ उस ढाबे पर काम करने वाले बाल श्रमिक ये भी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। बाल श्रमिक यानी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसा एक नियम भी बना रखा है, किसी होटल पर, ढाबे पर या किसी के घर में या किसी संस्थान में कोई ऐसा बालक श्रम का कार्य कर रहा है तो उसकी सूचना हमको देनी चाहिए। ये हमारा भी दायित्व है कि कोई भी हमारा साथी भैया बहन बिना शिक्षा के नहीं रहे, यानी अशिक्षित नहीं रहे, क्योंकि हमने पूर्व में जानकारी की है अशिक्षित या अस्वस्थ लोग
हमारे देश के लिए समस्या है, आर्थिक स्थिति के लिए कमजोर है, आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। और शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति स्वयं के लिए भी और अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए ऐसा यदि हमको कहीं पर देखने को मिलता है, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, और हमको संबंधित कार्यालय में उसकी सूचना देनी चाहिए। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि कई लोग ऐसे फटे हाल में रहते हैं, चिथड़े से पहने रहते हैं फटे कपड़े, और भिखारी की श्रेणी में आते हैं। ये सब लोग इस प्रकार का जो हमको दृश्य दिखता है, क्या ऐसे काम करने वाले लोग हैं, ये सब निर्धनता या गरीबी की श्रेणी में आते हैं। हमारे भारत देश की स्थिति सब देशों से इस मामले में दयनीय है। इसलिए 2011 की जब जनगणना हुई थी, उसमें सभी प्रकार के तथ्य या आंकड़े निकाले जाते हैं। उसमें जो निर्धनता का आंकड़ा निकाला गया, हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आ रहा है, यानी 25% लोग गरीब है। ऐसा जानकारी की गई 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे तथ्य या आंकड़े जनगणना के अनुसार। अब एक शब्द आया है इसमें, जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे पाठ निर्धनता से संबंधित है, लेकिन जनगणना किसे कहते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक निश्चित अवधि में आधिकारिक रूप से की गई गणना को जनगणना कहते हैं। अब इसका मतलब आपको समझ में आया। एक निश्चित अवधि यानी 10 वर्ष। अब 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी, तो एक निश्चित अवधि होगी 10 वर्ष। एक निश्चित अवधि में जो आधिकारिक रूप से यानी सरकार आदेश देती है कि कौन से कर्मचारी इस कार्य को संपन्न करेंगे, तो ज्यादातर अपन देखते हैं कि शिक्षक यानी अध्यापक लोग ये काम करते हैं। वैसे सरकार जिनको आदेश देती है वही करते हैं। तो एक निश्चित समय अवधि में आधिकारिक जो गणना की जाती है उसे जनगणना कहते हैं। ये शब्द बार बार में अपन सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमको आना चाहिए। अब हमें इस पाठ के अनुरूप या इस पाठ के अनुसार निर्धनता के 2 विशिष्ट मामलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी एक शहरी निर्धनता का उदाहरण समझेंगे और एक ग्रामीण निर्धनता का उदाहरण समझेंगे। ये 2 लोगों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, तो आप इसको समझेंगे और समझने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे, उसमें भी ये लिखी हुई है। इन दोनों के आधार पर हम शहरों में कैसी निर्धनता रहती है और गांव में कैसी रहती है इसकी जानकारी करेंगे। तो पहली है शहरी निर्धनता। एक 33 वर्ष का युवक जिसका नाम राम शरण है, वो जो झारखंड प्रांत है या राज्य है, उसके रांची के निकट एक आटा फैक्ट्री है। उसमें वो दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में कार्य करता है। अब वो जब महीने भर लगभग काम करता है, कभी कभी काम नहीं भी करता है, मान लो कि मिल नहीं चले
ये तो उसके मालिक के ऊपर निर्भर है, इसलिए उसको महीने भर काम करने पे औसतन 1500 रुपये ही मिलते हैं। अब उस 1500 रुपये से उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, इनसे वह अपने परिवार का पालन करता है, आजीविका चलाता है। अब इसमें 6 से 12 वर्ष के उसके जो बच्चे हैं और एक पत्नी है, वो 6 परिवार के सदस्यों में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उसके माता पिता भी हैं, उनको भी कुछ खर्चा उसको देना पड़ता है, भेजना पड़ता है। अपने उसके जो पिताजी है वो भूमिहीन श्रमिक है। अपन ने पहले ही पढ़ा कि जो भूमिहीन श्रमिक है वो गरीबी की श्रेणी में आता है। वह रांची शहर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर और उस किराए के कमरे में रहता है। काम चलाओ झोपड़ी उसने बना रखी है स्थान लेकर। इसके अलावा उसकी जो पत्नी है शांता देवी, वो भी किसी परिवार में, यहाँ जिसे नौकरानी बोलते हैं, जिसको अपन सबसे छोटा व्यक्ति मानते हैं, नौकर, किसी परिवार में 800 रुपये महीने में काम करती है। इन दोनों के कमाने से अपने परिवार का दोनों समय का भोजन मिल जाता है, जिससे कि वो अपने पेट पालन कर लेते हैं, यानी भोजन की व्यवस्था जुटाने में सक्षम है। वो सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा उसका एक भैया है, यानी बड़ा बेटा, वो एक चाय की दुकान पर सहायक के रूप में काम करता है। वो मात्र 300 रुपये कमाता है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रामचरण और शांता देवी के पुत्र पुत्री विद्यालय में नहीं जा सकते। और जब विद्यालय में नहीं जाएंगे तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी। इसलिए न तो वो शिक्षा अर्जित कर पा रहे, फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं, 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जूते पहनना तो विलासिता, यानी ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जूते पहनना, चप्पल में काम चलाते हैं। बच्चों का ठीक से पोषण भी नहीं होता है, इसलिए वो अल्प पोषित रहते हैं, यानी ठीक से पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। और जब परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो ठीक से उसको चिकित्सा की सुविधा भी नहीं मिल पाती। खैर अभी अपन देखते हैं, आपको जानकारी रहनी चाहिए सब भैया बहनों को, पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने हमारे देश की इस स्थिति को या हमारे राज्य की इस स्थिति को देखकर स्वास्थ्य केंद्रों पर, चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाई वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि हमारे देश में गरीबी का प्रतिशत अभी 1/4 से भी ज्यादा है। ये हमने एक शहरी निर्धनता की जानकारी की। अब दूसरा प्रकार है ग्रामीण निर्धनता। गांवों में किस प्रकार की निर्धनता यानी गरीबी रहती है, इसका दूसरा उदाहरण अपन समझेंगे। तो दूसरा उदाहरण है, लखा सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ स्थान है वहां के गांव में रहता है। अब उस परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो भूमिहीन श्रमिक की श्रेणी में आ गया। अब जिसके पास भूमि नहीं होती गांव में, वो व्यक्ति जो गांव में बड़े किसान है, समृद्ध किसान है, जागीरदार है, इनके यहाँ पर कम वेतन में काम करते हैं।
इसलिए लखा सिंह भी रोजाना के 50 रुपए मजदूरी में बड़े किसानों के यहाँ पर, जिसके यहाँ भी काम मिल जाता है वहां पर काम करता है। उसके परिवार में 8 सदस्य हैं। 50 रुपए से नियमित काम करेगा, एक महीने में तो लगभग 1500 रुपये कमाएगा। तो अपन जानते हैं कि 50 रुपये रोज से जिस भैया बहन के परिवार में 8 सदस्य हो तो 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा सकता। और इसके अलावा उसकी पत्नी है जो ईंधन के लिए दिन भर लकड़ियां बीनती है, किसी के यहाँ पर घास फूस काटती है। और इसके अलावा गांव में एक और होता है, काम के बदले रुपए पैसे कम मिलते हैं, मुद्रा कम मिलती, मुद्रा जैसे हमारे देश की मुद्रा है रुपया, उसके बदले उसको कुछ दूसरी वस्तु मिल जाती है, गेहूँ मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, दाल मिल जाती है। तो ऐसा भी आपने पढ़ा होगा पूर्व की कक्षा में, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। काम के बदले में कोई वस्तु मिलती है, यानी वस्तु की मिलती है तो वस्तु विनिमय कहते हैं। और श्रम करने पर उसके बदले में या कोई वस्तु खरीदने पर उसके बदले में रुपया देना पड़ता है। तो ये वस्तु विनिमय की जानकारी भी हमको रहनी चाहिए। पूर्व में भी बहुत सारी जानकारी हमको मिलती रहती है, इसलिए हमारी नोटबुक में, हमारी कॉपी में इन बातों को हमको अवश्य लिखना चाहिए। तो लखा सिंह पत्नी लकड़ियां बीनती है, इसके अलावा उसके पिताजी बीमार रहते हैं, बीमारी से ग्रसित होने के कारण मृत्यु हो जाती है। मेरठ के पास जो गांव है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह अपने किसी भी पुत्र पुत्री को शिक्षा नहीं दिला पाता। और उनके लिए भी नए कपड़े खरीदना एक सपने जैसा है, सपने जैसा। और आप सब भैया बहन है ना, न जाने कितने कपड़े तो साल भर में 1-2 बार ही पहनते होंगे। तो ये अपन ने शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, इन 2 तथ्यों की जानकारी की। आज अपन इतना ही ध्यान करेंगे। जो आज निर्धनता का परिचय, हमारे देश में 1/4 लोग स्थिति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। आगे की जानकारी कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।